Students, today we have to understand British and the politics in Bengal. British and the politics in Bengal. First, we will try to understand the political changes in the Bengal after rise of British East India Company. Also, we will try to understand the Battle of Plassey and the Battle of Buxar. What were the result of the two wars? First of all, we should understand the condition of British East India Company. British East India Company settled its first factory in 1651. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फर्स्ट फैक्ट्री 1651 में स्टेबल किया। उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह के ट्रेड करना चाहती थी उसमें वो केवल और केवल जो इंडियन प्रोडक्ट थे उसको यूरोपियन मार्केट में ले जाकर के सेल आउट करना चाहती थी और फिर बाद में चल करके उसने यूरोपियन प्रोडक्ट को भी इंडियन मार्केट में सेल आउट करना शुरू किया। लेकिन इस समय शुरू में जब 1651 में हुगली नदी के किनारे उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री सेटल किया, उस समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सामान्य थी। लेकिन जब फोर्टिफिकेशन उन्होंने करना शुरू किया, उन्होंने फोर्ट बनाने शुरू किए, दैट वाज 1696 when they started to make forts. 1696 में उन्होंने फोर्ट्स बनाने शुरू किए और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई 1696 से। इसी समय 1696 में ही औरंगजेब से उन लोगों ने स्पेशल चार्टर पाया था, उससे परमिशन मिली थी जिसमें उन्होंने जमींदारी राइट, कई विलेजेस के जमींदारी राइट्स उन्होंने मुगलों से ले लिए थे और जमींदारी राइट मिलने के बाद उन्होंने ट्रेड पे अपनी कंट्रोल शुरू कर दी थी, ट्रेड पे अपने मोनोपोली बनानी शुरू कर दी थी। औरंगजेब ने उसके इस ये जो मानसिकता थी ट्रेड पे मोनोपोली स्टेबल करने की, उसके अगेंस्ट स्टेप उठाते रखा उन्होंने और इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगजेब के समय 1707 तक कंट्रोल में रही। लेकिन औरंगजेब के डेथ करने के बाद कंडीशंस बदलते चले गए। आपको पहले मैंने बताया है कि किस तरीके से जो रीजनल किंगडम्स है वो ग्रो होने लगे, इंडिपेंडेंट छोटे छोटे जो स्टेट्स थे वो ग्रो होने लगे। तो ऐसे में बंगाल भी इंडिपेंडेंट हो गया मुगलों से। बंगाल को मुर्शीद कुली खां जो वहां बंगाल का गवर्नर था उसने बंगाल को इंडिपेंडेंट कर लिया मुगलों से। और इंडिपेंडेंट मुर्शीद कुली खां के इंडिपेंडेंट करने के बाद जो शुरुआती जो तीन नवाब हुए बंगाल के, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला, इन तीनों ने ब्रिटिशर्स के मोनोपोली को कंट्रोल में रखने का प्रयास किया। मुर्शीद कुली खां ने ब्रिटिशर्स को अपना फरमान भी जारी किया था जिस फरमान के थ्रू उसे ट्रेड करने की अनुमति प्रदान की थी। लेकिन उससे पहले फर्रुखशियार के समय में 1717 एट द टाइम ऑफ फर्रुखशियार जो ब्रिटिशर्स थे उनको ट्रेड की स्पेशल परमिशन मिली जिसमें ड्यूटी फ्री ड्यूटी फ्री ट्रेड का राइट मिला। ड्यूटी फ्री ट्रेड जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को ही फर्रुखशियार ने 1717 में फ्री कर दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो इस
के कारण, इस चार्टर के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ट्रेड पे काफी ज्यादा हो गई थी। अलीवर्दी खां तक तो कंडीशन सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे ही 1756 में अलीवर्दी खां डेथ किया, 1756 1756 में अलीवर्दी खां के डेथ करने के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुश नहीं थी, क्योंकि सिराजुद्दौला एक काफी महत्वाकांक्षी था। वो हमेशा ही अपने जो पॉलिसीज थे उसको बनाने में, उसको कंट्रोल में रखने में वो तत्पर रहता था, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला से खुश नहीं रहती थी। सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सारे कॉन्स्पिरेंसीज शुरू कर दिए, उसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किया, जिससे सिराजुद्दौला नाराज हो गया और सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो काशिम बाजार में फैक्ट्री थी उस पे 30,000 सोल्जर्स के साथ अटैक कर दिया। उसके फैक्ट्री को सील कर लिया गया और फाइनली ब्रिटिशर्स को वहां से मूव करने के लिए कह दिया गया। साथ ही साथ वहां से जो सिराजुद्दौला था वो कोलकाता की तरफ मूव किया, जहां जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फोर्ट बना रही थी। तो कोलकाता की तरफ आने के रास्ते में ही पलासी में पलासी में 1757 में वार शुरू हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उस सेना मिलिट्री को कमांड कर रहा था वो था रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश सेना को कमांड कर रहा था। तो 1757 में पलासी का जो वार हुआ उसमें सिराजुद्दौला के जो चीफ आर्मी इंचार्ज थे, जिसको हम सेनापति कहते हैं, मीर जाफर, कमांडर इन चीफ मीर जाफर और साथ ही फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम, सिराजुद्दौला को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम जगत सेठ किया करते थे। जगत सेठ, तो ये मीर जाफर और जगत सेठ दोनों ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलकर के इसने सिराजुद्दौला के खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी किया, जिसके कारण सिराजुद्दौला पलासी वार में हार गया। पलासी वार में सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जाफर को नया नवाब बना दिया गया, न्यू नवाब मीर जाफर को बना दिया गया। मीर जाफर को नया नवाब बना दिया गया। शुरू में मीर जाफर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रहे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंट्री के कंट्रोल में रही और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना सब कुछ समझती रही, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही मीर जाफर को नवाब बनाया था। लेकिन जैसे ही मीर जाफर को ऐसा लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ट्रेड पे ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट स्टेप उठाने शुरू किए, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर से नाराज हो गई और मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को नया नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को हटा दिया गया और मीर कासिम को नया नवाब बना दिया गया। न्यू नवाब अब कौन हो गया? मीर कासिम। मीर कासिम नया नवाब बन गया। मीर कासिम के नवाब बनने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रेड को और ज्यादा डेवलप करना शुरू किया, परंतु जो मीर कासिम था उसको भी जल्दी ही ये समझ में आ गया कि बंगाल को गवर्न करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि बंगाल की जो ट्रेजरी थी वो कंप्लीट खाली थी और इस खाली ट्रेजरी के बदौलत यानी कि पैसे के अभाव में गवर्निंग करना पॉसिबल नहीं था। ऐसे में मीर कासिम ने
अब चेंजेस शुरू किए। उसने सबसे बड़ा चेंज ये किया कि उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड की मोनोपोली थी उसको हटाने के लिए उसने सभी जो ट्रेडर्स थे, जितने भी फॉरेन ट्रेडर्स थे या जो कंट्री के अंदर के ट्रेडर्स थे, सबके लिए ड्यूटी फ्री ट्रेड शुरू कर दिया। अब इसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड की मोनोपोली है वो जाती रही, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम से नाराज हो गया, गुस्सा हो गया और वो मीर कासिम के अगेंस्ट स्टेप उठाने लगा। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के साथ एक अलायंस किया और फिर इस अलायंस का 1764 में बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वार हुआ। 1764 में ये वार जो हुआ दैट वाज इन 1764 में बक्सर में वार हुआ। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इस वार में मीर कासिम हार गया। 1764 के बक्सर वार में मीर कासिम हार गया और इसके कारण जो बंगाल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिटिकल पावर्स थी वो कंप्लीटली स्टेबल हो गई। इसके बाद कई तरह के चेंजेस बंगाल में देखने को आपको मिलेंगे, जैसे 1765 में मुगल बादशाह के साथ जो संधि हुई उस संधि के अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा का के टैक्सेशन का राइट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। टैक्सेशन का राइट मतलब टैक्स लेने का जो अधिकार था वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हो गया, लेकिन गवर्निंग का राइट अभी भी नवाब के पास बना रहा। नवाब अब केवल और केवल गवर्निंग सिस्टम को देखता था, वो लॉ एंड ऑर्डर को देखता था, एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था, लेकिन रेवेन्यू का राइट नवाब से हट गया। इसके कारण क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल होल्ड था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नवाब पे और बंगाल पे वो काफी स्ट्रांग हो गया। ब्रिटिशर्स को अब इंडिया के रेवेन्यू से अर्निंग होने लगी और उसी रेवेन्यू के अर्निंग को वो अब ट्रेड में, इंडियन ट्रेड में इन्वेस्ट करने लगे। इससे उनको उनके यहाँ के जो करेंसी थे उसको यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता था, चाहे वो कंपनी के स्टाफ को सैलरी देनी हो या फिर सोल्जर्स में इन्वेस्ट करना हो या ट्रेड में इन्वेस्ट करना हो, वो यहाँ के जो रेवेन्यू जो जनरेट होता था उसी से वो इस काम को करने लगे। और जब यहाँ रेवेन्यू जनरेट होने लगा, एक स्टेट पे उनकी पॉलिटिकल पकड़ स्ट्रांग हो गई, तो धीरे धीरे फिर अदर जगहों पे वो पॉलिटिकल रूप से अपने आप को स्टेबल करना शुरू कर दिए। तो ये जो 1764 का वार था, वार ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में स्टेबल कर दिया। बंगाल में स्टेबल होने के साथ साथ वो पूरे इंडिया में अब स्टेबल होने के वे पे चल पड़े। तो इन चेंजेस को आप बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू देखते हैं।